अब सेक्शन डी का क्वेश्चन 33 के और वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है। द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड ए क्यूबॉइड विद साइड्स x/3x and 2x so that sum of their volumes is minimum। उनका जो सम ऑफ सरफेस एरियाज है वो यहाँ पर गिवन है, आपको गिवन दे रखा है। तो उनके आपको सम को क्या दिखाना है, वॉल्यूम के जो सम है उसको मिनिमम दिखाना है व्हेन x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्फीयर। मतलब जो आपका x है वो 3 टाइम्स होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहां पर मैं मान लेता हूं लेट r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। r जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है। लेट s denotes द सरफेस एरिया या फिर s denotes सम ऑफ सरफेस एरिया। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा सरफेस एरिया का। भाई स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², और इसका होता है 2 इंटू LB, जहां पर L है आपका x/3 इंटू x प्लस BH यानी x इंटू 2x प्लस HL यानी 2x इंटू x/3। अब यहां पर आप इसे सॉल्व कर लें 4πr² प्लस 2 इंटू ये हो गया x² प्लस 2x² प्लस 2x²/3। यहाँ एलसीएम ले लेंगे। s इज इक्वल टू 4πr² प्लस 2 इंटू 3 एलसीएम आ गया x² प्लस 6x² प्लस 2x² यानी ये हो गया 9x²। सो ये आ गया 2 इंटू 9x²/3। तो यहाँ पे आ जाएगा s इज इक्वल टू 4πr² प्लस 6x²। ये हमें यहाँ पर क्या दे रखा है आपका सम ऑफ देयर सरफेस एरियाज, और ये गिवन है। गिवन होने का मतलब है कि ये जो पूरी वैल्यू आएगी ये सम के कांस्टेंट के बराबर आएगी, यानी 4πr² प्लस 6x² सम के बराबर होगा। गिवन होने का मतलब यही तो होता है कि कांस्टेंट दे रखा है। यहां से r निकाल लो 4πr² k माइनस 6x², 4π को यहाँ ले जाओ k माइनस 6x² अपॉन 4π। तो यहाँ से r आ जाएगा रूट ऑफ k माइनस 6x² अपॉन 4π। ये r आ गया। अब मिनिमम हमें किसको करना है वॉल्यूम को। लेट v denotes द सम ऑफ वॉल्यूम। v सम ऑफ वॉल्यूम को दिखाता है। तो v किसके बराबर हो जाएगा भाई स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³ और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH यानी x/3 इंटू x इंटू 2x। तो ये कितना हो गया 4/3π। r की वैल्यू हमने निकाली वो है k माइनस 6x²/4π की पावर 1/2, और इसकी पावर 3 होगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी यहाँ r रखोगे तो वैल्यू बन जाएगी k माइनस 6x²/4π की पावर 3/2, और यहाँ पे आ गया 2/3x³। अब इसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करने के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे क्या होगा dv/dx इज इक्वल टू 4/3π। यहां पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा का रूट बचेगा, पावर 1/2 बचेगी। तो फिर इसका करेंगे तो 1/4π कांस्टेंट है,
k का 0 और इसका हो जाएगा माइनस का 12x प्लस इसका होगा 2/3 इंटू 3x स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 3 से 3, यहाँ 4 पाई से 4 पाई और 2 से ये -6x टाइम हो गया। तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, dv/dx इज इक्वल टू यहाँ आ रहा है माइनस का 6x इंटू रूट k -6x स्क्वायर बाई 4 पाई प्लस 2x स्क्वायर। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इस dv/dx को 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ से -6x k -6x स्क्वायर अपॉन 4 पाई और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ -2 से ये 3 टाइम, x से ये 1 पावर बची और ये वाली वैल्यू देखो किसके बराबर है, ये r के बराबर है। तो मैं इसकी जगह r लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3r आ गई। अब x की वैल्यू हमें 3r मिल गई, हमें वॉल्यूम को मिनिमम दिखाना है। तो वॉल्यूम को मिनिमम दिखाने के लिए मैं इसका डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 दिखा दूं तो मिनिमम हो जाएगी बाय डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करें यहाँ इसको कुछ नाम दो आप, इसको नाम दे दो फर्स्ट, सेकंड, डिफरेंशिएटिंग सेकंड अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या आ जाएगा, d/v/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखो -6 और इस पर अलग से रूट लगा लें, हम इसको अलग लिख सकते हैं। तो -6 अपॉन रूट 4 पाई, ये मैंने बाहर लिख लिया। अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहां पे मैं लगाता हूं x से इसकी पावर आगे आएगी, तो यहाँ पे आ गया पावर 1/2 आगे आ गई। अब पावर में से एक कम करेंगे तो 1/2 में से 1 कम होगा, माइनस का 1/2 बन जाएगा। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसे नीचे ले आता हूँ, 1/रूट k -6x स्क्वायर और k -6x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा k का 0, इसका माइनस का 12x। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x और अंदर वाली टर्म का यहाँ पर। अब ये यहाँ सेम होगा, रूट k -6x स्क्वायर सेम होगा और x का क्या हो जाएगा 1 प्लस और दूसरे वाली टर्म क्या है 2x स्क्वायर, ये बन जाएगी 4x। यहाँ पर समझें 2 से 6 टाइम हो गया माइनस का 6x और रूट से 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा और ये रूट पाई बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -6/2 रूट पाई और यहाँ इसका हम एलसीएम ले लें दोनों का। तो एलसीएम में क्या आएगा हमारे पास, रूट k -6x स्क्वायर और यहाँ तो टर्म सेम हो जाएगी। देखो -6x इंटू एक्स कितना हो जाएगा -6x स्क्वायर, तो यहाँ तो आ गया -6x स्क्वायर। यहाँ ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितनी बन जाएगी, रूट इंटू रूट स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी k -6x स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ बन गया k -12x स्क्वायर और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6/2 रूट पाई। तो यहाँ ये k तो नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का बन जाएगा और नीचे है रूट k -6x स्क्वायर प्लस 4x। इस k की वैल्यू हम जानते हैं, इस k की वैल्यू हमारे पास है 4 पाई r स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर में रख दूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन k की जगह हम रखेंगे
के की जगह हम रख देंगे यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा 6x स्क्वायर और यहाँ पे 2 से 3 टाइम 3/√पाई। यहाँ पे आ गया 6x स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में यहाँ बचा √4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 2 आ गया √पाई और आर स्क्वायर का r हो गया प्लस 4x। ये हमने कर लिया इसको। अब हम x की वैल्यू रखें इसमें, एट x इज इक्वल टू 3r, तो एट x इज इक्वल टू 3r d2v ओवर dx स्क्वायर। यहाँ पर देखो √पाई इंटू √पाई पाई हो जाएगा, 3/पाई इंटू 2r, यहाँ पर है 6x स्क्वायर यानी ये बन जाएगा 9r स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी यानी 50 कितना हो जाएगा 54r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर और नीचे है हमारा ये हमने लिख लिया यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा आपका इंटू 3r इज 12r, दिस विल बिकम 12r। तो यहाँ से अंदर से r स्क्वायर कॉमन आ सकता है 3/2 पाई और यहाँ पे एक r भी है, r स्क्वायर अंदर से कॉमन ले लिया 54 माइनस 4 पाई प्लस 12r, एक r से एक r कैंसिल हो गया 3/2 पाई इंटू r, 54 माइनस 4 पाई प्लस 12r। आप ध्यान से देखें विच इज़ ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होगा। देखो पाई की वैल्यू आपकी होती है 3 पॉइंट समथिंग, मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये आपका 12 से 13 के बीच का कोई नंबर होगा, ये 54 है मतलब इससे तो बहुत बड़ा है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी और r नेगेटिव हो ही नहीं सकता है क्योंकि r क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर है विच कांट बी नेगेटिव। तो पूरी टर्म क्या हो गई पॉजिटिव हो गई, ग्रेटर देन 0 हो गई, दैट मीन्स v इज मिनिमम, v इज मिनिमम। और जो v है वो मिनिमम कब हुआ है व्हेन x यानी साइड ऑफ क्यूबॉइड इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्फीयर, v इज मिनिमम व्हेन x is 3 times the radius of sphere, ये स्फीयर की रेडियस के 3 टाइम्स है। तो सिंपली आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? क्वेश्चन 34 देखिए, लेट बैग ए कंटेन्स 4 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। बैग ए के अंदर आपका जो बॉल्स है वो क्या है 4 ब्लैक प्लस 6 रेड यानी टोटल 10 बॉल, और बैग बी के अंदर 7 ब्लैक प्लस 3 रेड यानी यहाँ पर भी टोटल 10 बॉल्स अवेलेबल हैं। ए डाई इज थ्रोन इफ 1 or 2 अपीयर्स ऑन इट। एक डाई को उछाला जाता है, यदि उस पर 1 और 2 आता है आपका तो वहाँ पर बैग ए को चूज़ किया जाएगा, और 1 और 2 के अलावा कोई नंबर आता है तो बैग बी को चूज़ किया जाएगा। इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, और 2 बॉल उसमें से निकाली जाती हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बैग चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज रेड एंड अनदर इज ब्लैक। मतलब एक रेड हो एक ब्लैक हो, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हम मान लेते हैं लेट E1 denotes the event of getting 1 और 2 ऑन डाई, मतलब डाई पर 1 या 2 मिले वो हमारा इवेंट E1 है। E2 denotes the event of getting number other than 1 or 2, number other than 1 और 2, 1 और 2 के अलावा
कोई नंबर हमें यहाँ पर मिले। और ए इवेंट हम मान लेते हैं, ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या निकलवा रहा है वो, 1 रेड एंड 1 ब्लैक, 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल मिले। तो जरा देखो P E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई, टोटल तो उसमें आते हैं 6 नंबर, 1 और 2 कितने हो गए, फेवरेबल केस हो गए 2, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3। PE2, 2 के अलावा कितने नंबर हैं, 4, टोटल है 6, तो यहाँ पे आ गया 2/3। अब आपसे निकलवाएं PA/E1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल जब इवन इवेंट पहले से हो चुका है। इवन इवेंट पहले से हो चुका है मतलब 1 और 2 आ चुका है, और जब 1 और 2 आता है तो हम बैग ए को चूज करते हैं। तो यहां से 1 रेड 1 ब्लैक कैसे लेंगे हम, 4 ब्लैक में से 1 ब्लैक आएगी 4C1 तरीके से, 6 रेड में से 1 रेड आएगी 6C1 तरीके से, और टोटल 10 में से 2 बॉल आएंगी 10C2 तरीके से। कॉम्बिनेशंस का यूज हम कर रहे हैं। 4C1 होता है 4, ये होगा 6, 10C2 होगा 10 × 9/2 × 1, 2 को ऊपर ले जाओ तो यहाँ पे हो जाएगा 48/90। फिर इसके बाद हम निकाल लेंगे PA/E2, probability of getting 1 red and 1 black ball when E2 has already occurred, जब E2 पहले से हो चुका है। अब E2 होने का मतलब 1 और 2 के अलावा कोई नंबर आया है, और जब 1 और 2 के अलावा कोई नंबर आता है तो हम बैग B को चूज करते हैं। तो बैग B में से कैसे आएगी, 7C1 × 3C1/10C2, 7 × 3/10 × 9/2 × 1, यहाँ पे आ जाएगा 42/90। अब हम निकालते हैं PA, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल बाई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कैसे होगा, PA बराबर होगा आपका PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2। अब जरा वैल्यू रख दो, PE1 कितना है हमारा, PE1 है 1/3, PA/E1 कितना आया है 48/90, PE2 कितना आया हमारा 2/3, और ये है हमारा 42/90। एलसीएम तो दोनों का सेम आ रहा है, दैट इज 270, यहाँ पर 42 है और यहाँ पे हो गया 84, 132/272 कैंसिल करें, 2 से 6 टाइम और 2 से 6 टाइम, 2 से 135, यहाँ पे फिर 3 से 2 टाइम, 3 से 4 5, यानी 22/45। तो 1 ब्लैक और 1 रेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 22/45 होगी। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जो इसका और वाला पार्ट है। सपोज 10,000 टिकट्स आर सोल्ड इन अ लॉटरी ईच ऑफ ₹1। एक लॉटरी में 10,000 टिकटें बेची जाती हैं और एक टिकट का प्राइस जो है ₹1 है। फर्स्ट प्राइज इज ₹3,000, पहला प्राइज ₹3,000 का है, एंड सेकंड प्राइज इज ₹2,000, थर्ड, और 3 प्राइजेस कितने के हैं, 500 के हैं। तो इफ यू बाई 1 टिकट देन व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। अगर आपने एक टिकट खरीदी है तो आपको एक्सपेक्टेशन बतानी है। एक्सपेक्टेशन मतलब मीन बताना है। मीन बताने के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा। तो यहां मैं मान लेता हूं A denotes the event that
यू विन रुपीज, मतलब ए इवेंट हमने मान लिया कि आपको पहला इनाम मिल जाए 3,000 रुपये का। बी इवेंट हमने मान लिया कि आपको रुपीज़ 2,000 का इनाम मिल जाए। सी इवेंट हमने मान लिया कि आपको रुपीज़ 500 का इनाम मिल जाए। और डी इवेंट हमने मान लिया कि आपको रुपीज़ 0 यानी कि डू नॉट विन। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉटरी खरीद रहे हो, इनाम 4-5 ही हैं, तो हार भी तो सकते हो। तो एक केस हमने ऐसा मान लिया कि एक भी ना जीते, मतलब 0 रुपये मिले आपको। तो अब पी ए में आपसे निकलवाऊं तो वो कितना होगा? पी ए को जरा देखिए, मतलब 3,000 रुपये आप जीतो। 3,000 रुपये का इनाम कितना है आपका? एक है, ठीक है। और टोटल कितने हैं आपके? टोटल 10,000 टिकट है ना। तो एक इनाम एक टिकट पर निकलेगा 10,000 में से। तो 3,000 रुपये का इनाम निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/10,000 हो गई, क्योंकि 10,000 में से एक टिकट पर ही तो निकलेगा। पी बी में आपसे निकलवाऊं तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 1/10,000, क्योंकि एक टिकट पर ही 2,000 रुपये का इनाम निकलेगा। पी सी में आपसे निकलवाऊं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यानी 500 रुपये का इनाम। अब 500 रुपये का इनाम 3 टिकटों पर है, तो 3 तो फेवरेबल हो गई, टोटल हो गई 10,000। और पी डी कितना हो जाएगा? पी डी यानी कि आपको इनाम ना निकले। अब टोटल 5 टिकट हैं, 2 तो ये और 3 ये, 2 तो ये 3 ये, 5 टिकट ऐसी हैं जिन पर इनाम है। बाकी की 9,995 टिकटें ऐसी हैं जिन पर कोई इनाम नहीं है। तो फेवरेबल कितनी हो गई? 9,995 बटे 10,000। तो प्रोबेबिलिटीज मिल गई। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दे, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा? यहाँ पे एक्स आई, यहाँ पे पी आई। एक्स आई है कि 0 रुपये का इनाम निकले, 2,000 का निकले, 3,000 का निकले और 500 का निकले। तो 0 रुपये का इनाम निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी आई है 9,995 बटे 10,000। 2,000 रुपये का इनाम निकले, इस बात की, अच्छा 3 पहले लिखो फिर 2,000 लिखो। 3,000 का निकलने की प्रोबेबिलिटी है 1/10,000, इसकी भी है 1/10,000 और इसकी है 3/10,000। तो मीन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पी आई एक्स आई। तो 0 इंटू में ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,000/10,000, ये हो जाएगा 2,000/10,000, ये हो जाएगा 1,500/10,000। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि म्यू, या फिर आप कह सकते हो मीन, वो बराबर होता है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई के। और पी आई एक्स आई का जो समेशन है वो कितना आएगा? 0 + 3,000/10,000, 2,000/10,000 प्लस 1,500/10,000। अब सभी का एलसीएम तो सेम आ जाएगा। 10,000 यहाँ हो जाएगा 3,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500, कितना हो गया? ये हो गया 3 2 5 और एक 6,500 बटे 10,000। कुछ काटो, यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, 2 0 से 2 0। अब 5 से 13 और 5 से 20, यानी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या रहेगी? 13/20 यहाँ पर होगी। तो सिंपल था क्वेश्चन, बस आपको यहाँ पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेना है, आफ्टर दैट पी आई एक्स आई निकाल देना है, और समेशन ऑफ पी आई एक्स आई को ही हम क्या बोलते हैं? आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन बोलते हैं। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन 35 देखिए। A manufacturer produces 2 products A and B. Both the products are processed on 2 different type of machines. The available capacity for the first machine is 12 hours and that of the second machine is 9 hours per day.
Each unit of product A requires 3 hours on both the machines and each unit of product B requires, देखो बेसिकली क्या है, दो तरीके के प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। मान लो A और B, ए और बी दो तरीके के प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और दोनों तरीके के प्रोडक्ट को बनने के लिए क्या है, दो मशीनों से गुजरना पड़ता है, ए मशीन से और बी मशीन से। पहले ये इससे गुजरेगा फिर इससे गुजरेगा, तब ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। अब उसी की कुछ टाइमिंग्स हमें दे रखी हैं, तो मैं मान लेता हूं कि ए प्रोडक्ट हमने एक्स बनाए हैं और बी प्रोडक्ट हमने वाई बनाए हैं। लेट x number of A and y number of B product are produced। हमने मान लिया कि इतने इतने प्रोड्यूस हुए हैं। Let z denotes the objective function of profit। प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिनोट करता है। आप देखें तो जो हमारा ए टाइप के प्रोडक्ट पर 70 रुपये का प्रॉफिट होता है और बी टाइप के प्रोडक्ट पर 40 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब एक पर होता है 70 रुपये का, हमने बनाए हैं कितने, एक्स, तो कितना प्रॉफिट होगा, 70 इंटू एक्स। और बी टाइप का जो प्रोडक्ट है उसके एक पर होता है 40 रुपये का प्रॉफिट और हमने बनाए हैं वाई, तो कितना प्रॉफिट होगा, 40 वाई। ये ए का प्रॉफिट, ये बी का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया 70x प्लस 40y। अब हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स बनाते हैं। ये ए प्रोडक्ट, I must say this is A, this is B, machine A, machine B। अब आप देखो ए प्रोडक्ट को दोनों मशीनों पर कितना टाइम लगता है, ए प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑन बोथ द मशीन्स। उसको दोनों मशीनों पर, मशीन ए पर भी 3 घंटे का और मशीन बी पर भी 3 घंटे का समय लगता है। और जो प्रोडक्ट बी है उसको 3 घंटे का समय लगता है और पहली मशीन पर, और दूसरी मशीन पर उसको केवल 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यही तो कह रहा है, बी को मशीन ए पर 3 घंटे और मशीन बी पर 1 घंटे का समय लगता है। फिर वो कह रहा है मैक्सिमम टाइम भी हमारे पास अवेलेबल है। मशीन ए का जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना है, 12 आवर्स। मशीन ए 12 से ज़्यादा 12 घंटे काम कर सकती है। एंड सेकंड मशीन 9 आवर्स पर डे, और सेकंड मशीन ज़्यादा से ज़्यादा 9 आवर्स कर सकती है। अब आप समझो, मशीन ए को 3 घंटे लगते हैं एक ए प्रोडक्ट को बनाने में, और हमने कितने बनाए हैं, एक्स, यानी कि 3x टाइम लगेगा सारों को बनाने में। एक को 3 लगता है, 3x। और मशीन ए को प्रोडक्ट बी को बनाने में 3 घंटे लगते हैं और हमने बनाए हैं y, यानी 3y। इतने टाइम में ए वाले बन जाएंगे, इतने टाइम में बी वाले बन जाएंगे मशीन ए से। मशीन ए का मैक्सिमम टाइम है 12 आवर्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो सकता है। सेम यहाँ पर 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9 और x कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हैं आपके, नेगेटिव नहीं हो सकते, पॉजिटिव रहेंगे, नंबर हैं आपके। अब इनका ग्राफ बना लेते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स मिल गए, ग्राफ बना के सॉल्यूशन करते हैं। सो ग्राफ ऑफ 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। x को 0 रखेंगे, y4, y को 0 रखेंगे, x4। इसके बाद ग्राफ ऑफ दूसरे वाला है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x y, x को 0 रखेंगे, y9, y को 0 रखेंगे,
x3। कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ग्राफ बना दे। तो ग्राफ यहाँ बना देते हैं हम। मैं थोड़ा बड़ी वैल्यूज़ लेने वाला हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला कोऑर्डिनेट है 0,4 और 4,0। तो 0,4 यहाँ होगा, 4,0 यहाँ पर होगा। पहली लाइन इन दो पॉइंट से पास होगी, जो है 3x + 3y = 12। अगला है 0,9 और 3,0। तो 0,9 तो यहाँ पर होगा और 3,0 यहाँ पर। ये दूसरी लाइन 3x + y = 9। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका फिजिबल रीजन किस तरफ है। तो यहाँ इस वाली इनइक्वलिटी में 3x + 3y > 12, यहाँ पर हम ओरिजिन को रख देते हैं, क्योंकि ओरिजिन इस तरफ आ रहा है। तो ओरिजिन को रखेंगे 0 + 0 > 12। सही बात है, ये सही बात है, मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वाली इक्वेशन का फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा। दूसरे वाली में रखोगे तो 0 + 0 > 9, इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा, यानी यहाँ। तो फिजिबल रीजन ये बन जाएगा। अब हमें चाहिए इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स एक तो ये है 0,0, एक ये है 0,4, एक ये है 3,0, और ये हमें निकालना पड़ेगा। O A B हम निकाल लेंगे, और ये C आपका। B को आप देखें तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ रखेंगे हम वैल्यू। देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 3x + 3y = 12, 3x + y = 9, 2y = 3, y = 3/2। y तो आ गया 3/2। y को 3/2 आप यहाँ रखोगे तो 3x इधर ले जाओ, 9 - 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 18 - 3 15/2, 3 से 5 टाइम x की वैल्यू आ गई 5/2। तो पॉइंट क्या आ रहा है 5/2, 3/2। सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। तो अब हम इस z की वैल्यू निकाल देंगे एट ऑल कॉर्नर पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं z एट 0,0। तो 0,0, 0 + 0 = 0। z एट 3,0 यहाँ रखेंगे 70 × 3 + 0 यानी 210। z एट b यानी 5/2, 3/2। 70, 5/2 + 40, 3/2। एल्शियम तो दोनों का सेम आएगा, दैट इज 2। और यहाँ पे हो गया 350, यहाँ पे हो गया 120। तो ये कितना आ गया 0 7 470/2, यानी 2 2 3 जा 6 2 5 जा 235। z एट c पर निकाल देते हैं, जो है 0,4, यानी 0 + 40 × 4 दैट इज 160। तो z मैक्सिमम किस पे आ रहा है, z इज मैक्सिमम एट दिस b 5/2, 3/2। तो आप लिखेंगे z इज मैक्सिमम एट b 5/2, 3/2 पर, एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कितनी है 235 है, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो है 235। क्लियर हुआ है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 36 देखिए, जो सेक्शन ई से केस स्टडी का पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर असेसिंग एंड द लर्निंग ऑफ लेवल ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशंस द क्लासरूम टीचर डिफाइंस रिलेशंस ऑन द सेट ए। एक टीचर है, उसने इस सेट ए पर रिलेशंस बना दिए हैं।
द पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन ऑन ए इज, इस ए पर कितने पॉसिबल रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो किसी भी रिलेशन पर मैं आपसे कहूं कि रिलेशन जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। और मैं आपसे कहूं ए क्रॉस ए के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो 2 की पावर n ऑफ ए क्रॉस ए। मान लीजिए किसी सेट में आपके 5 एलिमेंट हैं, तो उसके सबसेट कितने बनते हैं, 2 की पावर 5। तो इस ए क्रॉस ए में जितने एलिमेंट होंगे उतने 2 की पावर में लगाने से इतने रिलेशन बन जाएंगे। 2 की पावर n ए क्रॉस ए को हम ऐसा भी लिख सकते हैं n a इंटू एन ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 5, यहाँ पर भी 5 यानी 2 की पावर 25 टोटल रिलेशंस आपके यहाँ पर बनाए जा सकते हैं इस सेट ए पर। उसने 4 रिलेशन बना दिए हैं ये, और क्वेश्चन पूछ रहा है फिर इनमें से of these 4 relation which one is equivalence relation, of these 4 relation which one is reflexive and transitive but not symmetric। तो हमें इन चारों रिलेशंस को बारी बारी चेक करना होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कौन सा है, और फिर हम इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। आप समझें, पहले वाले को ले लेते हैं। R1 इज इक्वल टू A, B सच दैट A माइनस बी इज 12। आप देखो तो A माइनस बी यानी अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 12 आता है तो ही वो रिलेशन आपका वो जो ऑर्डर्ड पेयर है R में होगा। अब यहाँ 1 है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर 1 2 3 4 5 है तो 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका इसके अंदर होना चाहिए, तभी आपका ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। मैं R बना लूँ यहाँ पर, R1 के एलिमेंट लिखना चाहो आप तो कुछ आएगा इसके अंदर A माइनस बी, 1, 1, 1, 2 का भी डिफरेंस 1, 5 का डिफरेंस भी 4 आता है। तो ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं जिनका डिफरेंस 12 आ जाए। तो ये एक नल एम्प्टी रिलेशन आपका यहां पर होगा। अब बोलोगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आप चेक करें, 1 बिलोंग्स टू ए बट 1, 1 does not belongs to R, so R is not reflexive। तो आपका जो R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब यहां कोई और एलिमेंट है, ना ये सिमेट्रिक होगा ना ये ट्रांजिटिव होगा। आप लिख भी सकते हो इसे बिना इसे बनाए, आप बोले फॉर सिमेट्रिक लेट A, B belongs to R एंड विच इज नॉट पॉसिबल। आप लिख ही नहीं पाओगे, इसे लिखना ही मत, यहाँ एम्प्टी रिलेशन है तो आप बोल देना कि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। भाई चेक तो हम तब करेंगे जब यहाँ कुछ होगा, अब यहाँ कुछ है ही नहीं इस रिलेशन में तो हम चेक क्या करें, कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है रिलेशन में। तो पहला तो ये हो गया, तीनों केस नॉट है इसमें। R2 को चेक कर ले, R2 है आपका A, B सच दैट A माइनस बी इज इवन। अगर A माइनस बी इवन आता है वो इस R2 के अंदर आ जाएंगे। अब जरा देखो, रिलेशन बनाते हैं, A से A पर रिलेशन बन रहा है, दूसरा सेट भी क्या है जिस पर रिलेशन बनाना है, वो 1 2 3 4 5 ही है। 1, 1 यानी 1 माइनस 1 कितना आता है, 0, इवन है तो इसमें आ जाएगा। 1, 1 यहां आ गया। 1, 2 नहीं आएगा, ऑड नंबर होता है। 1, 3 इवन है तो यहां आ जाएगा। 1, 5 इवन है तो यहां आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर अब 2 को लेंगे, 2, 1 2 माइनस 1 इवन होता है, नहीं होता। 2, 2 होता है।
2,3 नहीं होगा, 2,4 और 2,5 आएगा, नहीं आएगा। फिर उसके बाद 3,1 आएगा, 3,2 नहीं आएगा, 3,3 आएगा और 3,5 आएगा। 4,1 नहीं आएगा, 4,2 आएगा, 4,4 आएगा और नहीं आएगा, 5,1 आएगा और 5,3 आएगा और 5,5 भी यहाँ पर आएगा। तो ये हमने इस पर रिलेशन बना लिए। अब आप चेक करो, 1 के लिए 1,1 यहाँ पर है, 2 के लिए 2,2, 3 के लिए 3,3, 4,4 और 5,5 सभी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो आप लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर एवरी A belongs to A, there exists A, A belongs to R। यहाँ पर A, A टाइप का R में है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो R जो है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर सिमेट्रिक, आप चेक करो जरा सिमेट्रिक है या नहीं है, ये सभी को चेक कर लो। 1,3, 3,1 है यहाँ पर, बिल्कुल है। 1,5, 5,1 भी है, 2,4, 4,2 है, 3,1, 3,5, 5 सभी का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सिमेट्रिक भी है। आप बोलेंगे फॉर ऑल A, B belongs to R, there exist B, A belongs to R, so R is symmetric। तो जो R है वो क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक करें, 1,1, 1,3, 3 से स्टार्ट होने वाले ले लो, 3,1 यानी 1,1 यहाँ पर है, 1,3, 3,5, 1,5 यहाँ पर है। आई थिंक ये सभी इसमें हो जाएंगे और ये आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो आप इसे लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव, for all A, B belongs to R and B, C belongs to R, there exists A, C belongs to R, so R is ट्रांजिटिव। तो R जो है हमारा वो क्या होगा, वो ट्रांजिटिव होगा। मतलब कि R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। R क्या है, जो R2 है आपका, इसको R2 लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर R2 दे रखा है ना आपको। सो R2 इज ट्रांजिटिव। तो R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो R2 है आपका वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा, क्योंकि उसी रिलेशन को तो हम इक्विवेलेंस कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है। अब R3 को चेक कर ले, R3 को हम बना लेते हैं। R3 हम बनाएंगे तो क्या आएगा जरा देखो, R3 कह रहा है A - B यदि 0 आता है तो वो आपका यहां पर इसके अंदर आएगा। आप जरा देखो, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 एंड 5,5, ये आपका क्या है, ये बनेगा रिलेशन। A - B 0 तभी तो आएगा, और तो कोई केस हो ही नहीं सकता है भाई, 1,5 नहीं आ सकता। तो ये रिफ्लेक्सिव दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्सिव दिखाई दे रहा है ना। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो, लेट A belongs to A, then A - A is 0। तो A - A क्या होगा, 0 होगा, मतलब A, A belongs to R। So for A belongs to A belongs to R, so R is reflexive। दो तरीके हैं, या तो डेफिनेशन से कर लो या फिर रिलेशन बना के तब चेक कर लो आप। मैं दूसरा करता हूं, देखो जरा, लेट A, B belongs to, सॉरी R3 है, R3 लिखना आप। A, B हमने R3 में मान लिया। अब A, B R3 में कब रहा होगा, जब A - B 0 होगा। A - B
जीरो है, a माइनस बी जीरो। तो यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि b माइनस ए भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर a माइनस बी जीरो आ रहा है तो b माइनस ए भी जीरो होगा। और अगर b माइनस ए जीरो है तो b कॉमा ए भी कहाँ हो गया, r में हो गया। सो r इज सिमेट्रिक। R3, बार बार मिस्टेक हो रही है, करेक्ट करना है R3। सो R3 इज सिमेट्रिक। तो जो R3 है वो सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। अब लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R3 एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R3। A कॉमा B R3 में है, मतलब A माइनस बी क्या होगा, जीरो, एंड B माइनस सी भी क्या होगा, जीरो होगा। अब a माइनस बी भी जीरो है और b माइनस सी भी जीरो है, दोनों को ऐड कर दूं तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, जीरो प्लस जीरो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पर b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी इज जीरो विच इंप्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू R3। सो r इज ट्रांजिटिव। तो जो r है हमारा वो क्या होगा, वो ट्रांजिटिव भी आपका यहां पर होगा। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये भी आपका क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन यहां पर है। क्लियर हुआ है इतना। अब R4 देखिए, R4 क्या है कि a कॉमा b इसके अंदर वो होंगे जब या तो a जो है वो b के बराबर है या a जो है वो b से छोटा होता है। तो जरा देखो R4 बनाए हम, R4 में 1 कॉमा 1 होगा, क्योंकि 1 और 1 बराबर तो हैं, तो 1 कॉमा 1 यहाँ हो जाएगा, 1 कॉमा 2 यहाँ होगा क्योंकि 1 2 से छोटा है, 1 कॉमा 3 होगा, 1 कॉमा 4 होगा, 1 कॉमा 5 होगा। 2 कॉमा 1 होगा यहाँ पे, नहीं होगा क्योंकि 2 बड़ा हो रहा है आपका। सो 2 कॉमा 1 नहीं है, 2 कॉमा 2 होगा, 2 कॉमा 3 होगा, 2 कॉमा 4 होगा और 2 कॉमा 5 होगा। 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा फिर 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 4 और 3 कॉमा 5, 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 5 और केवल 5 कॉमा 5, क्योंकि 5 से तो छोटा कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब जरा चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सभी आ रहे हैं इसमें, तो आप लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल a belongs to a there exists a comma a belongs to r, so R4 is रिफ्लेक्सिव। तो जो R4 है वो रिफ्लेक्सिव होगा। फॉर सिमेट्रिक जरा चेक करो, सिमेट्रिक है ये, है या नहीं है। 1 कॉमा 2 यहाँ पर है, 2 कॉमा 1 है यहाँ पर, नहीं है, बस एक को ले लो आप। 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R4 बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R4, सो R4 इज नॉट सिमेट्रिक। तो जो R4 है आपका वो सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर ट्रांजिटिव जरा चेक कर लो, ट्रांजिटिव ये है, देखो जरा, मैं अगर बोलता हूं लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू R4 एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R4, तो मतलब क्या है, जो a है वो लेस देन इक्वल होगा b के, और इसका मतलब है कि b जो है वो लेस देन इक्वल होगा c के। मतलब a तो है जो b से कम है और जो b है वो c से कम है, तो a तो ऑटोमेटिक c से कम हो गया ना, विच इंप्लाइज दैट a इज लेस देन इक्वल टू c। सो a कॉमा c बिलोंग्स टू R4, सो R4 इज ट्रांजिटिव, R4 इज ट्रांजिटिव। अब जरा क्वेश्चंस का आंसर देते हैं हम, क्या कह रहा है। पहला पूछ रहा है ऑफ दीज 4 रिलेशन विच वन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कौन कौन से रिलेशन हमारे इक्विवेलेंस आए हैं, एक तो हमारा R2 आया है और एक R3 आया है।
उसके बाद ऑफ दीज फोर रिलेशन विच वन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये R4 कौन सा है? R4। देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है आपका आंसर। 2 लाइन के काम कितना करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। क्लियर हुआ है ना? समझ में आ गया सभी को? अब क्वेश्चन 37 देखिए। ऑन हर बर्थडे जया डिसाइडेड टू विजिट एन ऑर्फनेज एंड ऑफर सम कैश टू द चिल्ड्रंस ऑफ द ऑर्फनेज। क्या है कि अपने बर्थडे पर वो ऑर्फनेज अनाथालय जाती है और बच्चों को पैसे देती है। अब वो कह रही है इफ़ देयर वर 8 चिल्ड्रन लेस, अगर वहाँ पर 8 बच्चे कम होते तो हर बच्चे को 10 रुपये ज़्यादा मिल गए होते, ये कंडीशन है। और वो कह रही है अगर 16 बच्चे ज़्यादा होते तो हर बच्चे को 10 रुपये कम मिले होते। अज्यूम दैट द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन ऑर्फनेज एज X and amount to be distributed by Jaya as Y in rupees। तो हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज में बच्चे कितने हैं? X हैं। मनी गिवन टू ईच चिल्ड्रन, मान लिया कि एक बच्चे को कितने रुपए दे रहे हैं हम? Y रुपीज दे रहे हैं, एक बच्चे को Y रुपीज दे रहे हैं। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है? तो टोटल अमाउंट गिवन कितनी हो जाएगी? टोटल अमाउंट गिवन, भाई एक बच्चे को देते हैं हम Y और बच्चे हैं टोटल X, तो टोटल अमाउंट कितनी देंगे हम? XY अमाउंट देंगे। अब पहली कंडीशन कह रही है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि अगर 8 बच्चे कम होते, टोटल बच्चे हैं X, 8 बच्चे कम होते, X माइनस 8 होते, तो एक बच्चे को कितने रुपए मिलते? 10 रुपये ज़्यादा मिलते। मतलब एक बच्चे को हम Y रुपये दे रहे हैं तो फिर बच्चे को क्या मिलता? Y प्लस 10 रुपीज़ मिलता। एक बच्चे को मिलते Y प्लस 10 रुपीज़ और बच्चे हैं कितने अब? X माइनस 8, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। और टोटल अमाउंट हमने अभी निकाली थी, वो कितनी है? X बाई, दिस इज फर्स्ट, यही तो है अमाउंट, उसी को तो आगे पीछे कर रहे हैं, बच्चे कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर लो, XY प्लस 10X माइनस 8Y माइनस 80 इज इक्वल टू XY। XY से XY कैंसिल हो गया, यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे तो 5X माइनस 4Y माइनस 40, इधर जाके प्लस का 40, दिस इज सेकेंड। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन को भी ज़रा पढ़ लें। वो क्या कह रही है कि अगर 16 बच्चे ज़्यादा होते यानी X प्लस 16 होते तो एक बच्चे को 10 रुपये कम मिलते, और बच्चे होते कितने तब? X प्लस 16, तो टोटल अमाउंट कितनी बनती? XY, ये भी टोटल अमाउंट, ये भी टोटल अमाउंट, मल्टीप्लाई कर लो। XY माइनस 10X प्लस 16Y माइनस 160 इज इक्वल टू XY। यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या ले सकते हो? माइनस 2 ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 5X माइनस 8Y प्लस 80 इज इक्वल टू 0, यानी 5X माइनस 8Y इज इक्वल टू माइनस 80, दिस इज थर्ड। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर पाएंगे। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, क्या है वो? 5X माइनस 4Y इज इक्वल टू 40 and 5X minus 8Y is equal to minus 80. Above system can be written as, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? AX is equal to B, A यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी, यानी 5 माइनस 4 5 माइनस 8 X, वेरिएबल्स के लिए 40 माइनस 80। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, माइनस 40
और ये आ जाएगा प्लस का 20 यानी -20 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज गिवन बाई, वो कैसे मिलेगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b से। अब b तो हमारे पास है, x भी हमारे पास है, a इनवर्स हम निकालेंगे तो उसके लिए कोफैक्टर a11 निकाल रहे हैं, -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, बचा क्या -8 और ये तो पॉजिटिव रहेगा, -8 आ गया। a12 यानी -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ आ गया 5 और ये बन जाएगा -5। a21 यानी -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -4 ये बन गया +4। a22 यानी -1 की पावर 2 + 2, ये आ गया 5 यानी कि 5। कोफैक्टर्स आ गए, एडजॉइंट ऑफ a निकाल लें। एडजॉइंट ऑफ a होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, 4 5 इसका ट्रांसपोज, यहाँ पे -8 -5 4 5। इनवर्स निकाल लें। इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, यानी -1/20 -8 4 -5 5। अब सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से x इज इक्वल टू a इनवर्स b पुट कर दो, x इज इक्वल टू -1/20, a इनवर्स है -8 4 -5 5 और b क्या है 40 -80। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/-20, 8 इंटू -40 कितना हो जाएगा, माइनस का 320 और यहाँ पर भी माइनस का 320, माइनस का 200 माइनस का 400, यानी ये आ रहा है 1/-20, ये हो गया आपका -640 और ये हो गया -600। जब -20 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे आ जाएगा 32 और यहाँ पे आ जाएगा 30, यानी एक्स वाई जो है वो किसके बराबर है 32 30, यानी x की वैल्यू 32 है और y की वैल्यू 30 है। यानी ऑर्फनेज में बच्चे कितने हैं 32 और पैसे कितने दे रहे हैं हम एक बच्चे को 30 रुपए दे रहे हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसने। पहला, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वर ऑफर्ड बाई मनी, ऑफर्ड सम मनी बाई जाया। तो मतलब बच्चे कितने हैं, पहला पूछ रहा है बच्चे कितने हैं, तो बच्चे कितने आए हमारे 32 बस। बी पूछ रहा है फाइंड द टोटल मनी अमाउंट ऑफर्ड टू चिल्ड्रन बाई ऑर्फनेज बाई जया। तो टोटल मनी यानी एक्स वाई पूछ रहा है, एक्स वाई यानी 32 इंटू 30 कितना आ गया 960, तो 960 रुपये टोटल हमने दिए हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो डाउट इसमें। क्वेश्चन 38 देखिए, अ वेटरनरी डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग अ सिक कैट ब्रॉट बाई ए पेट लवर। एक जो वेटरनरी डॉक्टर है, जो मतलब पशुओं का डॉक्टर होता है, वो एक सिक कैट को एग्जामिन कर रहा है। व्हेन इट वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल इट वाज ऑलरेडी डेड। जब वो हॉस्पिटल लाई गई थी तो वो उससे पहले ही मर चुकी थी। द पेट लवर वांटेड टू फाइंड इट्स टाइम ऑफ डेथ। जो पेट लवर है मतलब जो उसको लेके आया है वो क्या करना चाहता है, उसकी मौत का टाइम पता करना चाहता है। ही टुक द टेम्परेचर ऑफ कैट एट 11:30। 11:30 पर उसने उसका टेम्परेचर लिया और उसका टेम्परेचर उस टाइम पे 94.6 डिग्री फ़ारेनहाइट था। द रूम इन विच द कैट वाज पुट इज 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो रूम का टेम्परेचर है वो क्या था 70 डिग्री फ़ारेनहाइट था। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ कैट कैन टेकन बीज 98.6, और नॉर्मल टेम्परेचर कैट का हम क्या ले सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ले सकते हैं। व्हेन इट इज अलाइव, जब ये जिंदा थी। द डॉक्टर एस्टिमेटेड द टाइम ऑफ डेथ यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को यूज करके जो डॉक्टर है वो उसकी डेथ का टाइम पता लगा रहा है।
एंड द इक्वेशन इज बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो है dt ओवर dt माइनस टी माइनस 70। ये छोटे वाला t तो है टाइम, छोटे वाला t क्या है, टाइम, और ये बड़े वाला t है टेम्परेचर ऑफ कैट, टेम्परेचर ऑफ कैट। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर किसके बराबर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ द बॉडीज विद द सराउंडिंग। मतलब ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर और इसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर, यानी इस रूम का टेम्परेचर, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बराबर होता है। यानी कि ऐसा कह सकते हो T माइनस टी नॉट। तो dt ओवर dt इज इक्वल टू सम k T माइनस टी नॉट, और रूम का टेम्परेचर हमें दे रखा है वो कितना है, T माइनस 70। तो यहाँ पे T माइनस 70 आ गया। हमें कुछ नहीं करना, एवी बस थोड़ा सा दे रखा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा बता दिया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये होता है। अगर हम बनाते तो इक्वेशन ये बनती, उसने पहले ही बना के दे रखी है, k की भी वैल्यू उसने लिख रखी है, तो हमें इससे कोई काम नहीं है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ही दे दी उसने। अब वो इस पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पहला क्या, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, बता दो इसका ऑर्डर कितना है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 प्रेजेंट है, उसकी पावर कितनी है 1 है, यानी ऑर्डर 1 डिग्री 1। बी क्या पूछ रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है। यहां देखो dt बाई dt इज इक्वल टू टी माइनस 70, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, dt अपॉन टी माइनस 70 इज इक्वल टू dt टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल से इजीली हो जाएगा। तो यहां पे आ गया 1 अपॉन टी माइनस 70 डी टी इज इक्वल टू डी टी। ये लीनियर टर्म बन रही है t के रेस्पेक्ट में, और किसी भी लीनियर टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन लॉग t माइनस 70, यही होता है ना। मैं आपसे कहूं 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन नीचे, यही तो होता है। ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, लिखो मत लिखो, और 1 का इंटीग्रेशन होगा t प्लस c। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल से हमें पर्टिकुलर भी बनाना है, तो पर्टिकुलर बनाने के लिए उसने दे रखा है T72 जो है वो 0 है, यानी टाइम जो है वो 0 है जब टेम्परेचर 72 है। कैपिटल T 72 है तो स्मॉल t 0 है। रख दो वैल्यू यहां पर, यहां आ जाएगा log 72 माइनस 70 इज इक्वल टू 0 प्लस c, यानी c इज इक्वल टू log 2। तो c की वैल्यू हम यहां रख दें, अब c की वैल्यू ही तो निकालनी होती है हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो log t माइनस 70 इज इक्वल टू t प्लस log 2। ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां पर होगा। तो जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, उससे हमारा कोई काम नहीं है, बस हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन?